गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे पृष्ठवंशी, जो भी 5 उनके वर्ग बनाए गए हैं उनमें हमने उभयचर और जो पहला है उसकी बात कर ली थी। एक तो उभयचर की बात कर ली थी और एक पीसीज मत्स्य संघ जो है उसकी बात हमने कर ली थी। 3 नंबर है अब सरीसृप। सरीसृप इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेप्टेलिया। क्या बोला जाता है? रेप्टेलिया। ये प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। क्या करते हैं? रेंग कर गमन करते हैं, इसलिए इनको रेप्टेलिया कहा जाता है या सरीसृप कहा जाता है। रेंग कर चलने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये स्थलीय, अधिकांश इसके पादप जो हैं वो स्थलीय होते हैं। अधिकांश पादप इसके क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो इनका जो शरीर है वो सल्कों द्वारा आवृत रहता है। किसके द्वारा आवृत रहता है? सल्कों से घिरा हुआ रहता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये ऐसे प्राणी होते हैं, इनमें जो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन किसके माध्यम से होता है? लंग्स या फेफड़ों के माध्यम से होता है। फेफड़ों के माध्यम से इनमें क्या होता है? जो श्वसन की क्रिया है वो होती है। ये असमतापी होते हैं। क्या होते हैं? असम, तापमान जो है समान नहीं है, असमतापी होते हैं तथा अंडे देते हैं। ऐसा नहीं है कि शिशु को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं और उन अंडों के अंदर जो है नया जो है जीव है वो होता है और उससे क्या है वो विकसित होकर नए सरीसृप जैसा बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो हृदय है वो त्रिकोष्ठीय होता है। हृदय कैसा होता है? त्रिकोष्ठीय। कितने कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्प है, देखा है, सांप जिसे बोलते हैं, छिपकली देखते ही होंगे, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी रेंग कर चलने वाले होते हैं। जो क्या है, किस वर्ग के अंदर इनको रखा गया है? सरीसृप के अंदर इनको रखा गया है। सरीसृप को एक बार पुनः बता देता हूँ। अधिकांश प्राणी इसके स्थलीय होते हैं। अधिकांश जल के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं वो स्थलीय होते हैं। इसके अलावा ये रेंग कर गमन करते हैं, इसलिए इनको सरीसृप कहा जाता है। इनके शरीर जो है सल्कों द्वारा आवृत रहता है। ठीक है। इनमें श्वसन की क्रिया जो है वो फेफड़ों या लंग्स के माध्यम से होती है। असमतापी होते हैं, ये अंडे देते हैं जिससे नया जीव विकसित होता है। हृदय इनका त्रिकोष्ठीय होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्प है, छिपकली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, इनकी बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं पक्षी की। 4 नंबर जो है पक्षी। आप लोग सभी जानते हो, अभी भी 1-2 पक्षी आप देख के आए हो। चिड़िया है, कौवा है, मोर है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। इनका अलग से वर्ग बनाए गए हैं। इनके अंदर पंख उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? पंख उपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें उड़ने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। ये आसानी से उड़ सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप शुतुरमुर्ग नाम आपने सुना होगा। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ये जो है ये उड़ता पक्षी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये क्या है? उड़ता नहीं है। पंख भी होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाता है। इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसका जो एज है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, बिग सेल। ठीक है। इन पक्षियों के अंदर चोंच पाई जाती है। पक्षियों के अंदर क्या पाई जाती है? चोंच जो है वो पाई जाती है। आपने देखी है चोंच। फेफड़ों के माध्यम से इनमें श्वसन की क्रिया होती है। किसके माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है? फेफड़ों के माध्यम से जो है वो श्वसन की क्रिया इनके अंदर होती है। हृदय की बात करें तो वो चतुष्कोष्ठीय होता है। 2 नीले और 2 अलिंद उनके अंदर पाए जाते हैं। हृदय जो है वो चतुष्कोष्ठीय होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो चील है, तोता है, मोर है, चिड़िया हैं, शुतुरमुर्ग है, ये सब क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, जिनको इस वर्ग के अंदर रखा गया है। इसके बाद देखिए बात करते हैं स्तनधारी की ममेलिया, जिस वर्ग के अंदर हम लोग आते हैं। ममेलिया, स्तनधारी, ये लगभग सभी वातावरण में पाए जाते हैं। क्या है? सभी वातावरण में पाए जाते हैं। इनके अंदर इनका नाम स्तनधारी क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें स्तन विकसित होते हैं। स्तन ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं, जो दूध का स्राव करती हैं। उन्हें दूध
ग्रंथियां भी बोला जाता है। जो क्या काम आता है, नवजात जो शिशु होता है उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नवजात शिशु के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। इनका जो हृदय है वो आपको पता ही है, चतुष्कोष्ठीय होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर पढ़ते हैं, 2 नीले 2 अलिंद, अलिंद जो हैं ऊपर की ओर छोटे, नीले जो है नीचे की ओर बड़े, ठीक है। हृदय दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानव में, ठीक है। इसके अलावा इसकी हृदय क्रिया विधि जो आप पढ़ोगे आगे चैप्टरों में, ये समतापी होते हैं। जबकि पक्षी वर्ग के प्राणी भी समतापी होते हैं, ध्यान रखना, पक्षी वर्ग के प्राणी भी क्या होते हैं, समतापी होते हैं। ये अंडे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी, तो समतापी होते हैं, लेकिन ये शिशुओं को जन्म देते हैं। एकमात्र ऐसा वर्ग है जो शिशुओं को जन्म देते हैं, सीधा प्रसव की क्रिया के माध्यम शिशुओं को जन्म देते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप एक डीना एक स्तनधारी है, एक डीना क्या है, एक स्तनधारी है, लेकिन ये अंडे देता है। लेकिन अन्य लक्षणों के कारण इसको स्तनधारी के अंदर रखा गया है। कंगारू नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं जो कंगारू, ठीक है। ये क्या है, विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता है। जो बच्चा है वो इसकी एक थैली होती है, आगे आपको डायग्राम दिखा दूंगा मैं, डायग्राम देख सकते हो। उसके आगे उस थैली को बोलते हैं मार्सुपियम थैली। इस थैली के अंदर अविकसित बच्चा तब तक लटका रहता है जब तक कि उसका पूर्ण विकास न हो जाए। जब पूर्ण विकास हो जाता है तब उसको बाहर वो अपने आप बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मानव है, डकबिल है, कंगारू है, ठीक है, एक कीडीना है। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण इसके दे सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी दोनों, नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा की बात हमने कर ली। नॉन कोर्डेटा के अंदर हमने नोटोकॉल्ड की अनुपस्थिति और कशेरुकदंड का भी अभाव के आधार पर हमने क्या किया था, इनको बांटा था, ठीक है। और अब पृष्ठवंशी कोर्डेटा के अंदर हमने पृष्ठरज्जु, नोटोकॉल्ड या कशेरुकदंड इनके अंदर विकसित होती है, उसके आधार पर हमें इनको 5 वर्गों में, जबकि अपृष्ठवंशी को 8 वर्गों में बांटा था। इसके 5 वर्ग हमने कर लिए हैं और ये चैप्टर आपके अंतिम टॉपिक की ओर है। ये टॉपिक होने के बाद में आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए, इन वर्गों के अलावा एक पृष्ठवंशी के अंदर एक साइक्लोस्टोमेटा भी दिया हुआ है। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े रहित कशेरुकी। क्या होता है, जबड़े रहित कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, अर्थात इसका मतलब है जबड़े रहित, जो जबड़े जा होते हैं, जबड़े रहित जो कशेरुकी होते हैं उनको किसके अंदर रखा गया है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। जैसे मैगजीन जो है, हेग मछली जिसको बोला जाता है, ठीक है, पेट्राजीमोन है, ये इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम आगे बात करते हैं द्विव नाम पद्धति की। किसकी बात करते हैं, द्विव नाम पद्धति की बात करते हैं। टॉपिक है इस चैप्टर का नाम पद्धति, नाम पद्धति, नेमोनोकल्चर मेथड। देखो, नाम पद्धति का मतलब है, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत के अलावा अन्य भी बहुत सारे देश हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे जो जीव हैं वो अलग अलग देशों में समान भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके जो नाम हैं वो अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। जैसे भाषा के आधार पर नाम है, भाषा के आधार पर भी क्या है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कुत्ते को कुछ ही बोलते हैं, मारवाड़ी में हम कुछ ही बोलते हैं, हिंदी में इसको कुछ ही बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पादप और जंतु ऐसे हैं जिनको भाषाओं के अनुसार पुकारा जाता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो क्या होता है, अब अगर कहीं एक स्थान पर किसी को कुछ बोला जाएगा और हम वहाँ जाते हैं, हम यहाँ और उसका नाम पुकारते हैं, तो उसको पहचान पाएंगे कि ये हमें इसके बारे में बता रहा है, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए क्या किया गया, वैज्ञानिक नाम बनाए गए। उसके लिए क्या बनाए गए, वैज्ञानिक नाम बनाए गए। ये वैज्ञानिक नाम जो होते हैं पूरे विश्व में एक ही होता है, एक प्राणी का एक ही नाम होता है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो।
जैसे अगर कुत्ता है, अगर चावल है, अगर हम बात करें शीशम है, तो उनका एक ही नाम होगा, चाहे मानव हो कोई भी हो। यह नहीं है मानव का हमारे देश में वैज्ञानिक नाम अलग है और वहाँ पे अलग है। तो ये वैज्ञानिक नाम है, ये निर्धारित किए गए। इनके नाम से हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वहाँ पर आसानी से वो पहचान लेंगे कि इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये पहचानने वाली कठिनाई आने के कारण ये वैज्ञानिक नाम दिए गए। इसमें 2 नाम लिखे जाते हैं। कितने नाम? 2 नाम लिखे जाते हैं, इसलिए इसको द्विनाम पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विनाम पद्धति भी इसको बोला जाता है। द्विनाम पद्धति एक वैज्ञानिक था, केरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में दी थी। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में दी थी। केरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में जो है इसकी खोज जो है, इसका जो विकास है वो किया था। देखिए कुछ नियम है इसके। कौन से नियम है? पहली बात, इसमें सबसे पहले वंश लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले वंश लिखा जाता है। उसके बाद में क्या लिखी जाती है? जाति लिखी जाती है। स्पीसीज, वंश को इंग्लिश में बोलते हैं जीनस और इसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है। अब देखो दूसरा, हमेशा ही वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। कैसी भाषा में? लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जब हम इनको लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो इनके नीचे जो है अंडरलाइन रेखांकित कर देते हैं। इनको रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन, दोनों नामों को अंडरलाइन कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, छपे हुए कागज़ पर अगर हम इनको देखते हैं तो इटैलिक में लिखे जाते हैं। किसमें? इटैलिक में ये लिखे जाएंगे। हमेशा ही इनके नाम को जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम आम की बात करते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये तो हिंदी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में लिखा जाए तब तो हमेशा ही वंश जो है उसका पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। वंश का पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा। जैसे मैंजीफेरा है तो एम जो है वो हमेशा ही बड़ा लिखा जाएगा, मैंजीफेरा, और बाद के जो अक्षर हैं वो सभी छोटे होंगे, चाहे जाति का हो, इंडिका, मैंजीफेरा। इस प्रकार से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये तो सीधा इंग्लिश में था, लेकिन इनको इटैलिक में लिखा जाता है तो क्या कर देते हैं? ऐसे लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, और इनको अंडरलाइन कर देते हैं। ये आम का नाम विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो यही रहेगा। जैसे और आपको बता देता हूँ उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पेसियंस। ठीक है। चावल का ओराइजोस्टाइविया, मक्का का जियामेज। ठीक है। मूंगफली का हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है। चने का साइसर एरेटिनम। बहुत सारे जो हैं उनके वैज्ञानिक नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये द्विनाम पद्धति इसलिए बनाई गई। तो आपका ये 7 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 नंबर चैप्टर, 5 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर और 7 नंबर चैप्टर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद नए चैप्टर की बात हम कल करेंगे।